दोस्तों, मुझे ये बहुत फ़ख्र हासिल है कि मुझे ये मौका दिया गया, अवसर दिया गया कि आपके सामने कुछ अपनी बात रख सकूं। ज़ाहिर है कि जिस तरह से आजकल रैशनलिज़म पर हमले हो रहे हैं, 3 हमारे बड़े साथियों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है बल्कि हर रोज़ हर किस्म के ज़बानी हमले हो रहे हैं। उनके बारे में और साथी कहेंगे। मेरे जो अपना मैदान है इतिहास का, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जब भी कभी फाशिस्ट शक्ति उभरती है तो ये कोशिश की जाती है कि एक मनगढ़ंत इतिहास पेश किया जाए। ये हमने जर्मनी में देखा कि आर्यंस भी जर्मनी में सबसे पहले आए और वो भी एक बड़ी कौम थी और दुनिया में वहाँ सबसे पहले सिविलाइजेशन फैला। और इस वक्त जो सरकार है उसके जो बागडोर जिसके हाथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके गुरु गोलवलकर, तो आप सबको आप जानते हैं उन्होंने हिटलर की कितनी तारीफ़ की और कहा कि जो भी हिटलर ने ज्यूज़ या यहूदियों के साथ किया वही हमें भी यहाँ करना चाहिए। तो ये लोग भी एक हमारे देश का इतिहास पेश कर रहे हैं, जो मैं सिर्फ बहुत ही कम अल्फाज में आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि हमारे देश की क्या तस्वीर वो हमारे नागरिकों को, वो हमारे बच्चों को, वो स्कूलों को देना चाहते हैं। पहले तो वो क्योंकि देशभक्त अपने आप को कहना चाहते हैं, तो उनसे अगर ये पूछा जाए कि भाई अगर तुम देशभक्त थे तो जब देशभक्त होने की सज़ा मिल सकती थी, थोड़ा सा जिसके लिए कष्ट उठाना पड़ता था, वो तो आज़ादी के पहले, अब देशभक्त तो हर एक ही हो सकता है। वो कहते हैं पेट्रियट, आर पेट्रियाटिज़म कैन नॉट बी क्वेश्चनड। भाई 1947 से आप पेट्रियाटिज़म दिखाते, उससे पहले आप जेल जाते। 22 साल आज़ादी से पहले आपके आरएसएस था। आपने ब्रिटिश राज का क्या किया सिवाय मुसलमानों की बुराई करने के और लाठी से ये जाहिर करने के कि हम लाठी चला सकते हैं और भी हम वेपन्स हथियार चला सकते हैं, लेकिन कभी ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ आपने नहीं चलाया, न ब्रिटिश, और ब्रिटिश राज ने पूरी आपको इजाज़त दी कि आप इस तरह का हुलिगानिज़्म कर सकें। तो आपका देश के तो देशभक्ति आपकी कहाँ थी उस वक्त? तो इसलिए एक वो बिल्कुल इतिहास दूसरा बनाना चाहते हैं जिसमें उस पर पर्दा डाला जाए। कम से कम नाज़ीज़ ये कह सकते थे कि हम पहली लड़ाई में हमने बड़ा हिस्सा लिया, आयरन क्रॉस हासिल किए। आप बताइए 1947 के पहले आपने कौन सी लड़ाई में, कौन सी जगह आपने कोई चीज़ हासिल की? गोलवलकर कितने 1 घंटे भी जेल गए कभी, सिवाय गांधी जी को गालियाँ देने के और मुसलमानों को गालियाँ देने के, उन्होंने क्या काम किया? तो इसलिए वो जो इतिहास पेश करना चाहते हैं और अपनी देशभक्ति जाहिर करना चाहते हैं, वो एक ऐसा इतिहास है जो मैं समझता हूँ अगर यहाँ के हमारे स्कूलों में वो हुआ और जो अब तक वो फैला रहे हैं, तो सिवाय देश की बदनामी के और कुछ नहीं हो सकता। मसलन वो ये बड़ी कोशिश करते हैं कि ये बताया जाए कि भारत का इतिहास बहुत पहले शुरू हो गया, जब सब लोग बिल्कुल बनमानस थे गोया, तब यहाँ बड़ा हम लोग बड़े काबिल आदमी थे, पूरी हमने कल्चर सिविलाइजेशन भारती से फैलाया गया। तो कब से इतिहास शुरू किया जाए? अब तो बहुत आगे हमारे मोदी साहब पहुंच गए, गणेश जी के ज़माने से शुरू किया जाए। हम तो उस ज़माने से आदमी थे जो देवताओं के बराबर थे और देवताओं से भी आगे थे। बेचारे गणेश जी की इंसानी जिस्म पर आपने हाथी का वो कस दिया सर, और उसे ये कहते हैं कि हमें तो प्लास्टिक सर्जरी हमें उस वक्त आती थी। कल कहेंगे कि हनुमान जी की वजह से हमें जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो अभी तक नहीं हो सका, ऐसी प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं हुई, लेकिन वो पहले से हमें आती थी। तो देखिए क्या होता है। तो ये तो पहले से ही कहते आए कि उड़न खटोला भी हमने बना लिया था। हम तो बड़ा सा फ्लाइंग व्हीकल थी हमारे पास। डीसी सरकार ने प्रोफेसर रोमिला था पर बैठी, उनके सामने मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है इतिहास के बारे में बात करते हुए, लेकिन
डीसी सरकार ने कहा कि वो उड़न खटोला तो राक्षसों से बनाया था, रामचंद्र जी ने थोड़ा ही बनाया, जिस पर वो सीता को लेके आए तो हनुमान से लिया था। तो मतलब उसमें भी ये बातें हो जाती हैं जो आदमी को तकलीफ देती हैं कि अब राक्षसों को क्रेडिट चला जाए हमारी साइंस का। लेकिन ये तो अब रामायण से पूछिए, वाल्मीकि जी से पूछिए। तो ये तो हमारी हिस्ट्री शुरू हुई। अब हम हर चीज़ जान गए दुनिया में, और वो सब ऋग्वेद में मौजूद हैं। और ऋग्वेद वाकंकर ने कहा, जो इनके बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, कि 8000 BC में, यानी आज से 10,000 साल वो लिखी गई। उसमें तांबे का जिक्र है, 8000 BC में तांबा ही नहीं था। तो फिर ये कुछ हुआ कि कुछ घटाया जाए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट ने हम पे बड़ी कृपा की, वो 3,000 साल नीचे ले आए और 5000 BC उन्होंने दिए। तो BC में 5000 BC में बेचारों को मालूम नहीं, तांबा 5000 BC में भी नहीं था, और वो भी इत्तेफाक से पाकिस्तान में सबसे पहले निकला। एक और ये हमारी शर्मिंदगी की इस तरह हो जाती है कि जो बात होती है वो पाकिस्तान में निकलती है, तो वो महरगढ़ में निकला। तो बहरहाल हमें ऋग्वेद हम 5000 साल पे हमारी हुई है, और अगर इसे कोई कहेगा कि नहीं हुई है तो वो देशभक्त नहीं समझा जाएगा। हम बड़े देशभक्त हैं। एक तो ये है कि अब सरस्वती नदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये कहेंगे कि वो तो छोटी सी नदी है, कुरुक्षेत्र के आसपास घटती थी, तो आप देशभक्त नहीं हैं। आपको तो ये कहना चाहिए कि वो बहुत ही बड़ी दरिया के बराबर थी, और हालांकि हिमालय से नहीं आती, शिवालिक से नहीं निकल आती, लेकिन ये तो एक करिश्मा था आर्यों का और वैदिक सीयर्स का कि उसमें बड़ा, इतना बड़ा पानी था कि वो इंडस से भी बड़ी नदी थी, शिवालिक से निकलती थी और इंडस से बड़ी थी। कई जोग्राफर्स ने लिखा है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, और अगर हिमालय से वो निकलती थी तो उसके लिए तो बड़े भौचाल आना चाहिए, मिलियन साल निकलना चाहिए उसे होने में। लेकिन ये सब, इन बातों से कोई होता नहीं है। ऋग्वेद में सरस्वती की तारीफ है, और वो यही सरस्वती है जो हरियाणा में है, और इसी को हम खोद के ले जाएंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पूरी वॉल्यूम निकाली है, वो उससे पढ़ने से ताल्लुक़ है। अब सरस्वती को भी देखिए कितनी अनपेट्रियोटिक है कि पाकिस्तान में भाग गई हाकरा से। तो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने थार से निकाला है। जोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, NDA के ज़माने में निकली है किताब, ये बात है, लेकिन सरकारी किताब है। तो वो थार से चलती है, थार के बीच में जो डेजर्ट है उसमें से निकाल के वो कच्छ में पड़ती है, पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। तो अब हमारा ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें पाकिस्तान चली गई, तो इसलिए अब हम इंडस सिविलाइजेशन नहीं कहते, हम उसे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन कहते हैं, ताकि सरस्वती पहले आए, सरस्वती भारत में रहे, और आहिस्ता आहिस्ता अब हम सिर्फ उसे सरस्वती सिविलाइजेशन कहेंगे, और कहेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो तो इम्पोर्टेंस नहीं रखते, अक्सर तो यही जो हिंदुस्तान में लोथल मिल गया और ऐसी कोई चीज़ें मिल गई, उसी पे हम चलेंगे। ये आप उनकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं जो उन्होंने, मक्खनलाल ने लिखी थी पिछली, उसमें जो पहले NDA रजीम था, लेकिन उसमें भी बहुत कमियां रह गई हैं। वो ऋग्वेद को 5000 साल के से आगे नहीं ले गए, अब कोशिश की जा रही है कि आगे लिया जाए, और उसमें बहुत सी और बातें थी। मसलन वो ये लिख गए कि काउ स्लॉटर परमिसेबल नहीं है, लेकिन बुल्स को मारा जा सकता है। या तो इनमें से कुछ लोग बीफ खाए हैं इंग्लैंड में, मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो किताब में लिखा हुआ है कि काउ स्लॉटर बैंड है, बुल्स का स्लॉटर बैंड नहीं है। और वो उसकी वजह यह है कि इंडस कल्चर में ये कहते हैं कुछ सैक्रिफिशियल पिट्स मिली हैं, उसमें हड्डियाँ कैटल की मिली हैं। तो अगर वैदिक सिविलाइजेशन था इंडस, जैसा हर देशभक्त को कहना चाहिए कि वो ड्राविडियन नहीं है, साउथ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो प्योर आर्यन है। तो इसलिए उसमें कैटल बोन्स कैसे मिली, तो वो बुल्स की थी, बैलों की थी, वो गायों की नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कहना कि वेदास में बुल्स का परमिशन था, लेकिन काउस का नहीं था। तो ये भी एक रखने की बात, याद रखने की बात है। मैं और चीज़ों में नहीं पढ़ता कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कहते हैं कि सिर्फ हिंदुइज़्म की एक सेक्ट है, ये उपनिषद से चुरा लिया। ये भी मक्खनलाल की किताब में लिखा हुआ है कि उपनिषद से उठा के 2 मज़हब बना दिए, वो मज़हब नहीं है, वो हिंदुइज़्म का पार्ट है। और
असली धर्म हिंदुस्तानियों का, उसकी किताब में लिखा है कि हिंदू धर्म है, क्योंकि इसकी जितनी सेक्रेड प्लेसेस हैं वो सब हिंदुस्तान में हैं। इत्तेफाक से जो पहली सेक्रेड प्लेस है कैलाश, वो चीन में है, लेकिन इसमें किताब में इसका जिक्र नहीं है कि वो चीन में है। कहा इसकी सब यात्रा स्थान सब हिंदुस्तानी में। साइंस में हम लोगों को सब मालूम था, और जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है, जो निकलता है यहाँ से, सरकारी इदारा है नेशनल साइंस एकेडमी से, उसमें आर्टिकल्स के बाद आर्टिकल्स आते हैं कि हमें सब मालूम था। हर चीज़ मालूम थी कि दुनिया जो है वो सूरज के चारों तरफ जाती है और दुनिया अपने एक्सेस पे घूमती है। आर्यभट्ट तो बहुत बाद में थे, हमें तो सब पहले पता था। और इससे उनकी जो क्रोनोलॉजी है, और जो हम जब कंप्यूटर करते हैं तो उससे हमें मालूम होता है कि ऋग्वेद तो बहुत ही पुरानी है, और उसके बाद जो दूसरी मुख्तलिफ़ किताबें हैं वो सब कोई 3000 BC में लिखी गई, कोई 4000 BC में लिखी गई। तो साइंस में हमें सब बातें पता थीं। अब सवाल ये होता है कि हमें जब सब बातें पता थीं तो हम सिर्फ भूलते चले गए। एक ऐसा ही नाअहल नालायक कौम तो कोई पैदा ही नहीं हुई। हवाई जहाज़ बनाना हमें मालूम, प्लास्टिक सर्जरी ऐसी जो हो नहीं सकती वो हमें मालूम, हमको हर किस्म की एस्ट्रोनॉमी की मालूम, हमें तो जो कुछ यूरोप में डिस्कवर हुआ पहले ही मालूम हो गया। तो उसमें एक हमारे दोस्त हैं कचर साहब, उन्होंने अच्छी बात लिखी है वैदिक में कि भाई जो पहले यूरोप में डिस्कवर हो जाती है वो आप वेदास में तलाश कर लेते हैं। हमें कोई ऐसी बात बताइए जो अभी तक यूरोप को नहीं मालूम हो लेकिन वेदास से आपको मालूम हो रही है। जब तब तो कोई दुनिया का फ़ायदा हो। आज एटॉमिक थ्योरी वहाँ मालूम हुई, उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, आप वेदास में एटॉमिक तैयारी कर रहे हैं, तो फिर उससे क्या फ़ायदा हुआ? उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसे लोग जैसे कोचर वगैरह साइंटिस्ट का हम जवाब नहीं देते। हम तो यही कहते हैं कि सब मालूम था। भूल कैसे गए? भूल इसलिए गए कि फॉरेन इन्वेजन्स हो गए। अरे भाई, मौर्यन एम्पायर से पहले तो कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ। आर्यभट्ट से पहले बेचारा सिकंदर तो वहीं पाकिस्तानी में रहा था, वो हिंदुस्तान में दाखिल ही नहीं हुआ। तो यहाँ कैसे हम भूल गए? आर्यभट्ट को नहीं मालूम हुआ कि आपको ये सब मालूम था, ब्रह्मगुप्ता को नहीं मालूम हुआ, ब्राह्मणे का नहीं मालूम हुआ, वो सब इसी जहालत में पड़े रहे। तो उनका नहीं साहब, पहले तो कहते थे मुसलमानों ने कर दिया, फिर उसके बाद जब हम लोग बड़े कॉम्पोजिट कल्चर के हो गए 60 में, तो एक साहब ने बहुत अच्छी स्टडी की टेक्स्ट बुक्स में कि हुन्स ने हमारी सब कर दी। हुन आ गए थे ताकि मुसलमानों को भी तकलीफ़ ना हो और हमारी बात भी रह जाए। तो बेचारे हुन इन्वेंट किए गए कि उन्होंने ऐसी बर्बादी की कि हम सब भूल गए। तो देशभक्त ऐसे हैं कि अपनी कौम की ये कहना हम बिल्कुल जाहिल हैं, बिल्कुल हम भूल गए, हर चीज़ हमने मालूम कर ली थी लेकिन ऐसा सफाया अक़ल का हो गया। तो ये कोई भारत की तारीफ़ हो रही है या बुराई हो रही है, आप तय कर सकते हैं। अब आप जातवाद का सुन लीजिए, गोलवलकर साहब ने कहा जातवाद से तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो कल्चर की निशानी है। हर एक ये कहता है, पहले ज़माने में हमने भी बचपन में सुना था कि खुदा ने अमीर गरीब कर दिया, आप कौन हो गए कहने वाले के साहब गरीब भी अमीर हो सकते हैं, ये तो अल्लाह ने किया है, खुदा ने किया है, भगवान ने किया है। तो हम इनकी गोलवलकर साहब की बात को बुरा नहीं मानते, उनका यही पागलपन है। लेकिन अब दूसरी एक उनके जो सक्सेसर्स हैं वो और भी उस्ताद हैं। उन्होंने ये कहा कि कास्ट सिस्टम असल में मुसलमानों की वजह से शुरू हो गया। भागवत ने किया था, अब बीजेपी के कोई जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने बड़े विस्तार के साथ ये कहा है तो कि मुसलमानों ने यहाँ इतना जुल्म किया और ब्राह्मणों के सब ब्राह्मण और क्षत्रिय सब दलित हो गए उन पे जुल्म कर। तो जो बाकी ब्राह्मण और क्षत्रिय रह गए जैसे गोलवलकर साहब और भागवत साहब, इनसे पूछा जाए कि तुमने क्या मुसलमानों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है? तुम कैसे बच गए? कोई पूछता नहीं बस उनसे। तो अब इनके जो देशभक्ति है वो भी एक कमाल की बात है। राजपूतों के ओरिजिन्स पे बहुत डिबेट है, कैसे हुए वो आग से निकले कि हुंस आ गए यहाँ उनकी। तो इनकी जो थ्योरी है वो अलग है, वो प्रोफेसर दशरथ शर्मा की थ्योरी है जो ये मानते हैं। वो ये थ्योरी है कि जो क्षत्रिय पुराने थे वो बुज़दिल हो गए,
कावर्ड हो गए, मुसलमानों का मुकाबला नहीं किया। तो ब्राह्मण जो सब जिम्मेदार हैं इस पूरे देश के, उन्होंने वो जमा हुए और उन्होंने ये तय किया कि हमें अब क्षत्रिय हो जाना चाहिए, अब वक्त आ गया है कि तलवार निकालिए। तो वो सब वो हो गए, राजपूत हो गए, वो राजपुत्र हो गए, और इसलिए उन्होंने मुसलमानों का मुकाबला किया। आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे संस्कृतिस्ट थे, एंड ही वॉज ए वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, आई न्यू हिम। दशरथ शर्मा साहब, मैंने एक रात रेल में उनकी बहुत खिदमत की। तो उन्होंने ये लिखा है, अब ये कोई पूछे कि क्या साहब वैश्य जो लोग हैं, शूद्र जो हैं, जो चंडाल हैं, वो देशभक्त नहीं हैं, वो राजपूत नहीं हो सकते, सिर्फ ब्राह्मण राजपूत हो सकते हैं। भाई वो भी तो आए होंगे, वो भी तो लड़े होंगे, मलेच्छों से उन्होंने भी तो मुकाबला किया होगा, वो तो वैसे ही रह गए। ब्राह्मण राजपूत हो गए, राजा महाराजा, दुनिया भर की बात। तो इसमें कोई उन्हें कास्टिज्म नज़र नहीं आता है, सिर्फ बड़ी कास्ट के लोग देशभक्ति कर सकते हैं, बाकी लोगों का क्या जिक्र है। फिर उनकी, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप इतने में, लेकिन और ज़रा से मुसलमानों के बारे में जो वो कहते हैं उसमें बाज़ दफ़ा तो मालूम होता है कि इस्लामिक स्टेट और आरएसएस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है जहाँ तक कि अक़ल का ताल्लुक़ है, अभी तक उसमें नहीं पाना। वो ये कहते हैं कि ये जो फॉरेन रूल है, इतने कहा जाता है 150, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो आप कांग्रेसी हैं या मसाबाई हैं, उसकी एक टेस्ट था। अगर आप ये कहते हैं कि 150 साल फॉरेन रूल रहे, अभी तक रही है, तो आप कांग्रेसी हैं। अगर आप ये कहते थे कि साहब 1000 साल फॉरेन रूल रहा है, तो आप महासभाई हैं, क्योंकि वो मुसलमान रूलर्स को भी फॉरेन रूलर्स कहते थे, तो इसलिए उनके फॉरेन रूल वहीं शुरू होते थे। एक असल में इसमें एक सिलसिला लतीफ़े का है जो मैं इसलिए यहाँ बयान कर रहा हूँ ज़रा डर से, क्योंकि मैं कुछ और बैठकों में भी इसे बयान कर चुका हूँ। पाकिस्तान का एक अखबार निकलता है डॉन, उसमें एक साहब ने मजमून लिखा कि हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि और मुल्कों के जो नेशनल मूवमेंट्स होते हैं उसके हीरो होते हैं, वो जेल में जाते हैं, वो हाकिमों से लड़ते हैं, गवर्नमेंट से लड़ते हैं, शहीद भी हो जाते हैं। हमारे नेशनल मूवमेंट में ऐसा कोई नहीं है। हमारे लॉयर्स हैं, ज़मींदार हैं, ये इसलिए कि हमारी हुकूमत से कोई लड़ाई ही नहीं थी, हम हाकिमों से, हमें ब्रिटिश राज से कोई मतलब ही नहीं था। हम ये कहाँ कहते थे कि उन्हें जाना चाहिए, हम तो अपने फेलो सब्जेक्ट्स के ख़िलाफ़ थे, हिंदुओं के ख़िलाफ़ थे। हिंदू हमें जेल में नहीं डाल सकते थे, हिंदू बेचारा क्यों हमें शहीद करता। तो इसलिए हमारे कोई ना मार्टर्स हैं ना हीरोज़ हैं। तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यही इनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आरएसएस वालों का। इनका कोई हीरो ही नहीं है। अब दूसरे बेचारे शहीद भगत सिंह को लाते हैं कभी, भाई उसका तुमसे क्या ताल्लुक़ है। वो तो ये कहते थे कि पंडित नेहरू को होना चाहिए लीडर, वो तो कम्युनलिज्म को बुरा भला कहते थे, कोई उनका ताल्लुक़ नहीं था आपसे। सुभाष चंद्र बोस को लाते हैं, हालांकि सुभाष चंद्र के बायोग्राफर्स ने सबने लिखा है कि कभी सुभाष बोस ने आरएसएस की तारीफ़ नहीं की, ये एक मनगढ़ंत स्टोरी है इनकी। कभी दूसरों को सरदार पटेल को लाते हैं, अरे भाई सरदार पटेल ने तो तुम पे ये इल्ज़ाम लगाया कि जो सही था कि महात्मा जी के असैसिनेशन पे तुमने मिठाई बांटी, तुम्हें जेल में डाला, तो अब आप सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बना रहे हैं, उन्हें आप हीरो बना रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि अपने उस पाप पर तो ये पर्दा डालना चाहते हैं, साइड इश्यूज शुरू करना चाहते हैं। पंडित नेहरू और गांधी जी को डेनिग्रेट करना चाहते हैं, दूसरों को उछालना चाहते हैं। हम आपसे पूछते हैं आप कहाँ थे इसमें? सरदार पटेल मान लिया वो तो कांग्रेस के लीडर थे, वो आरएसएस के तो थे नहीं, भाई तुम कहाँ थे उसमें? राष्ट्रीय आंदोलन में तुम्हारा भी वही हाल था जो मुस्लिम लीग का है। तो इसलिए ये पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की गलत हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, उसे अंग्रेज़ों के राज को मुसलमानों के राज से जोड़ना चाहते हैं। और अयोध्या में तो हाई कोर्ट जजमेंट के सामने ये बात की तो जस्टिस अग्रवाल ने कह भी दिया, हालांकि मुझे कुछ कचहरी भी ऐसी मालूम होती है कि आरएसएस के ही आइडियाज़ में बह जाती है कि यहाँ जो मुसलमान रूलर्स थे उन्होंने पूरी यहाँ की दौलत बाहर भेज दी,
ये नहीं बताया कौन सी बाहर भेजी। भाई सुल्तान तो यहाँ थे, अकबर और उसके सब सक्सेसर्स यहाँ थे, तो यहाँ से कहाँ दौलत भेजी उन्होंने? मक्का मदीने भेजी, कहाँ भेजी, कैसे भेजी? तो ये सब बातें गलत कहते हैं। भाई उन्होंने अगर लूट किया, राजाओं ने भी लूट मार की, बादशाहों ने भी लूट मार की, तो वो लूट मार तो भारत ही में रही, कोई बाहर तो नहीं गई। तो उनकी तो देशभक्ति है कि औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया उन्होंने, तो एक बड़ी फतह कर लिया फॉरेन रूल के खिलाफ। लेकिन एक बात ताज्जुब होता है कि जो ट्रेटर्स थे, जैसे मानसिंह, राणा प्रताप को डिफीट दे दी, भाई तुम फेलो राजपूत के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? अकबर के तुम जनरल, उसका नाम बदलने का नाम नहीं लेते। ये मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। भाई पहले तो ट्रेटर्स से शुरू करना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए दुश्मनों पर। तो इनकी हर चीज़ में कम्युनलिज्म तो भरा पड़ा है। जब आप चीज़ में देखिए तो कम्युनलिज्म सामने आता है। अब आखिरी जो चीज़ है जो ये गांधी जी पे अटैक करते हैं, राष्ट्रपिता होने पर, आपको पता नहीं याद हो 1990s में कल्याण सिंह का स्टेटमेंट है, इनके लीडर्स का स्टेटमेंट हुआ, फिर ये पता नहीं क्यों विड्रॉ कर गए कि राष्ट्रपिता के टाइटल हो जाना चाहिए। हम तो ऋग्वेद के ज़माने से राष्ट्र थे। ये ज़रूर है कि ऋग्वेद में कहीं भारत का नाम नहीं है, कि ना आर्यावर्त का नाम है, लेकिन थी नेशन हमारी उस वक्त। ये गांधी जी कहाँ से राष्ट्रपिता पैदा हो गए? ये बयानात ये दे चुके हैं। पंडित नेहरू को बराबर डिनिग्रेट करने देते हैं। कितनी शर्म की बात है कि अफ्रीकन समिट हो और मुगाबे और ज़ूमा तो पंडित नेहरू और गांधी जी का जिक्र करें, और जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसकी ज़बान से कुछ न निकले। कितनी शर्म की बात है। तो ये पूरी जो हमारी हेरिटेज है नेशनल मूवमेंट की, हिंदू कोड, महिलाओं को, औरतों को अधिकार दिए 80%, उसको इन्होंने अपोज किया, आरएसएस ने अपोज किया। जनसंघ उसी तो बनी थी 1952 की, और रामराज्य परिषद भी बनाई थी इन लोगों ने। और मैं तो एक छोटे से शहर में हाथरस में कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंट था। हमें वोट नहीं मिल रहे थे, लेकिन हमें इतनी इज्जत ज़रूर बख्श रहे थे इलेक्टोरेट के कि वो हमसे पर्ची बनवा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ बहुत बड़ा क्राउड था और औरतें बहुत आ रही थीं, कह रही थी हमारी बेटियों को अब विरासत मिलेगी। इनके यहाँ कोई नहीं जा रहा था। इसको 1952 तक इनको गांधी जी का मर्डरर समझा जाता था, कोई नहीं जा रहा था इनके यहाँ। अब हमारी जनता उनको वोट दे रही है, तो हमें अफसोस है 31% तो दे रही है। बहरहाल मेजॉरिटी ने नहीं दिया, 69% ने नहीं दिया, लेकिन 31% ने तो दिया। तो एक बड़ा चेंज ज़रूर आया है, और इन्होंने जो एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया है उसका असर है। मैं सिर्फ आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ जो डॉक्टर पनसरे ने कही कि इस वक्त एकता की बहुत ज़रूरत है। जो वोटर्स 69% हैं उनकी तादाद बढ़ना चाहिए, वो एकता होना चाहिए। इलेक्टोरल अलायंसेस में जाहिर है कि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जो बीजेपी के विरोधी हैं उनके अलग अलग ख्यालात हैं, कुछ सोशलिज्म बनाना चाहते हैं, कुछ कैपिटलिज्म ही रहना चाहते हैं, कुछ वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। ये सब जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत अहम हैं, मामूली नहीं है, इसको हमें मानना चाहिए। लेकिन जितने भी इन डिफरेंसेस के अलावा के होते हुए हमारी एकता हो सकती है। जिस प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपने एक अजीम अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म, शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है, जितने ऐसे प्लेटफॉर्म बन सकते हैं उनसे हमें ये कोशिश करना चाहिए कि इनको रोका जा सके। और जितनी भी एकता हमारी बढ़ सकती है, जिन जिन इश्यूज़ पे भी हम एक हो सकते हैं, और कभी शायद ये भी हो सकता है कि कम से कम इलेक्टोरल फ्रंट पे भी हम कभी कभी एक हो जाएं। तो जितनी भी एकता हो सकती है रैशनलिस्ट की, जो वेलफेयर स्टेट चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते कि बिल्कुल कॉर्पोरेट्स का राज हो, जो ये चाहते हैं कि भारत की बदनामी ना हो, ये कोई ना कहे कि भारत में जो हुकूमत हो रही है। अब हमें बड़ी शर्म आती है कि मूडी जैसी फर्म हमारी गवर्नमेंट से कहे कि भाई बेवकूफ़ियाँ कम करो,
ये कोई अच्छी बात है? कोई देश का नाम बड़ा हो रहा है देशभक्त से कि अमेरिकन एजेंसीज हमसे कह रही हैं, जिन्होंने दुनिया में इतने जुल्म किए हैं, कि भाई आप ज़रा सा बिहेवियर ठीक रखिए, आप ऐसा बदनाम हो रहे हैं कि आपके यहाँ किसी को इन्वेस्ट करने की मुश्किल हो जाए। तो जहाँ इतनी, तो इस सब कम से कम बेशर्मी का, देशद्रोही बातों का की मुखालफत करने में तो हमको जितनी बड़ी हम एकता बना सकें वो होना चाहिए। इसलिए मैं आप ऑर्गेनाइजर्स को इस जलसे की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जलसा आपने किया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने किया, और मैं इसका बहुत शुक्रमंद हूँ कि आपने ये अवसर दिया मुझे। और जिस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया आपकी इजाज़त से, उसके भी मैं माफ़ी चाहता हूँ।